ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की मौत हो गई है। प्रेस टीवी की तरफ से यह दावा किया गया है खामनी की मौत पर ईरान में 40 दिन का शोक का ऐलान कर दिया गया है। शनिवार सुबह अपने दफ्तर में मारे गए खामनी हमले के वक्त अपने दफ्तर में ही मौजूद थे। खामनी आपको बताते चलिए कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से साझा अटैक ईरान पर किया गया और जिस वक्त ये अटैक किया गया क्योंकि कई ऐसे इलाके रहे जिसको निशाना बनाया गया है, राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाया गया है और खबरों के मुताबिक जब यह हमला हुआ उस वक्त आयतुल्लाह अली खामनी अपने दफ्तर में ही थे और उनकी मौत की खबर और 40 दिन के शोक का ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया गया है। हालांकि इस बीच जो है तख्ता पलट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इजराइल की न्यूज एजेंसी तेहरान टाइम्स का दावा खामनी की मौत के बाद इजराइल पर बड़ा हमला, ईरान ने बड़ी तादाद में मिसाइल अटैक किया है। तो लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। एक तरफ खामनी की मौत और ऐसे में ईरान ने बड़ी तादाद में मिसाइल अटैक किया है, इसका दावा भी किया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से IDF इस वक्त अलर्ट मोड पर है। इजराइल की न्यूज एजेंसी तेहरान टाइम्स की तरफ से ये दावा किया गया है खामनी की मौत के बाद ईरान में गुस्सा है और कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो है हमले के जरिए निकाला जा रहा है। खामनी की मौत के बाद इजराइल पर यह बड़ा अटैक हुआ है। ईरान ने बड़ी तादाद में मिसाइल अटैक किया है और कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि तेल अवीव समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ईरान की तरफ से ये अटैक किया गया है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स भी इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हालांकि इजराइल की तरफ से अपने नागरिकों को लेकर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मोबाइल के जरिए भी अलर्ट अलार्म भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि जंग की शुरुआत आपने की है लेकिन इसका अंत हम करेंगे, इसको ख़त्म हम करेंगे। एक तरफ स्थिति हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं, दूसरी तरफ लगातार एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है और ये सैटेलाइट तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी जगह पर यह अटैक हुआ है। तालिबान ने ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ दिया। TTP के शीर्ष शूरा कमांडर कारी खालिद ने वीडियो जारी किया है। ईरान के खिलाफ इजराइल के समर्थन की घोषणा की गई है। तो ये बड़ी खबर, TTP के शीर्ष कमांडर की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें समर्थन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो TTP के शीर्ष शूरा कमांडर कारी खालिद ने ये वीडियो जारी किया है। ईरान के खिलाफ इजराइल के समर्थन की घोषणा की गई है और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि कौन से वो तमाम मुल्क हैं जो इस वक्त ईरान के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आया और इजराइल जिस तरीके से ईरान पर अटैक कर रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि अब इसका खात्मा हम करेंगे। दिल्ली से यूरोप जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। दिल्ली से यूरोप जाने वाली 10 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि फ्रैंकफर्ट, लंदन और वियना की फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। ईरान इजराइल तनाव से विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं और यात्रियों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है, अगले आदेश तक के लिए उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। आपको बताते चले कि मिडल ईस्ट की तरफ जाने वाली तमाम उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। तो दिल्ली से यूरोप जाने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। दिल्ली से यूरोप जाने वाली 10 फ्लाइट को कैंसिल किया गया है और इसके लिए एयरलाइंस की तरफ से बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की गई है। आपको बताते चले कि फ्रैंकफर्ट, लंदन और वियना की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। ईरान इजराइल तनाव की स्थिति को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है, अगले आदेश तक के लिए रद्द किया गया है और स्थिति अभी आने वाले समय में और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है क्योंकि ईरान की तरफ से भी अपने एयरबेस को बंद कर दिया गया है, इजराइल की तरफ से भी बंद किया गया है और दुबई एयरलाइंस की तरफ से भी बंद कर दिया गया है और इसीलिए यात्रियों के लिए खास तौर पर एयरलाइंस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं विमान सेवाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, आमजन की मुश्किलें भी इस वॉर की वजह से बढ़ चुकी हैं, तो फ्लाइट कैंसिल कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि फ्रैंकफर्ट, लंदन, वियना की तरफ जाने वाली जितने भी यूरोप कंट्रीज की जाने वाली फ़्लाइट्स हैं उसको अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। तो दिल्ली से यूरोप जाने वाली 10 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है और फ्लाइट्स रद्द इसलिए किया गया क्योंकि जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट में, इसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से यूरोप जाने वाली कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। आमजन की इस बीच मुश्किलें ज़रूर बढ़ी है, दूसरी तरफ लगातार हालात जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं, तनातनी जो है वो लगातार बरकरार है। एक तरफ अमेरिका इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान इस वक्त हमको देखने को मिल रहा है
और ईरान की तरफ से भी लगातार इसराइल पर अटैक किया जा रहा है। ना सिर्फ इसराइल पर बल्कि ईरान ने जो अटैक किया है जिसमें 8 मुल्कों को भी शामिल किया गया है। दुबई में भी अमेरिकी एयरबेस को नेस्तनाबूद ईरान की तरफ से कर दिया गया है। तो लगातार एक के बाद एक अटैक ईरान की तरफ से देखने को मिल रहा है और ऐसे में इजराइल डिफेंस फोर्स भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के इतर इस वक्त फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो संकट पर डीजीसीए की नजर है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को अलर्ट जारी कर दिया है 2 मार्च तक के लिए डीजीसीए की एडवाइजरी, और यहाँ पर एडवाइजरी डीजीसीए की तरफ से जारी की गई है। आपको बता दें कि हालात को देखते हुए ये संकट पर डीजीसीए की भी नज़र है और इसीलिए 2 मार्च तक के लिए डीजीसीए की ये एडवाइजरी है। और क्योंकि कई एक तरफ हमने देखा कि यूरोप जाने वाली, मिडल ईस्ट तक जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। हालात को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए की तरफ से भी एयरलाइंस को लेकर ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी, डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर डी.के. गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार हैं, हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कर्नल साहब आपके पास ही आऊँगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुआ है। अमेरिका ने हालांकि ईरान के सामने कुछ शर्तें ज़रूर रखी थी, लेकिन ईरान उन शर्तों को मानने वाला बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसे में अमेरिका और इसराइल की तरफ से ये अटैक करना, आयतुल्लाह अली खामनी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या लग रहा है आने वाले समय में इन फ्रंट लाइन पर देखा जाए तो एक नए वॉर की स्थिति अब आने वाले समय में बन रही है, एक तरफ अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान? जय हिंद तरन्नुम जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। शताब्दियों पहले 430 बीसी में थुसाइदस, जो कि प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं जो उनके मन में आता है, कमजोर बस देखते रहते हैं। शताब्दियों बाद आज भी उनकी बात सही और सटीक है। अमेरिका के पास सैनिक ताकत है, आर्थिक ताकत है, उसने ईरान पे हमला किया। अमेरिका ने कोई बयानबाजी नहीं की, अमेरिका ने कोई कड़ी निंदा नहीं की, अमेरिका ने कोई दुनिया में सुख शांति की गुहार नहीं लगाई। अमेरिका को पता है ये जमाना हार्ड पावर का है, ये जमाना सॉफ्ट पावर का नहीं है। ईरान भी एक 5000 साल पुरानी सभ्यता है। मान लिया कि ईरान के पास वो आर्थिक और सैनिक शक्ति नहीं है जो अमेरिका के पास है या इजराइल के पास है, लेकिन ईरान में भी वो जोश और जज्बा है, क्योंकि वो 5000 साल पुरानी सभ्यता है। हमने देखा पिछले साल के 12 दिन के युद्ध में ईरान और इजराइल के बीच में ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल एविव को 1/3 बर्बाद कर दिया था। खामनी की मौत को 24 घंटे नहीं हुए नया सुप्रीम कमांडर का ऐलान हो गया। ईरान की सेना के मुखिया की मौत को 24 घंटे नहीं हुए नए सेना अध्यक्ष का ऐलान हो गया। आज सुबह तड़के ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कल पाम जुमेरा, जो कि अमीरों का एक रिहायशी इलाका माना जाता है, एक तरफ हम देख रहे थे कि बातचीत हो रही थी अब अमेरिका और ईरान के बीच में, और उम्मीद यही थी कि वन टेबल टॉक से समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन ऐसे में अमेरिका और इजराइल की तरफ से अटैक करना क्यों? तरन जी, ये पूरा एक गेम प्लान था अमेरिका और इजराइल का। उन्होंने ईरान को इस दुविधा में या इस आशंका में रखा कि शायद बातें सफल हों, लेकिन उनकी मंशा मानसिकता हमले की पहले दिन से थी, और इसी ट्रैप में, इसी चुंगल में ईरान फंस गया। खामेनी अपने घर में ही रहे, अपने ऑफिस में रहे, वहां से निकले नहीं, और अमेरिका ने सही टाइम चुन के हमला कर दिया। यानी कहते हैं कि जंग में सब कुछ जायज है। अमेरिका ने ठान ली थी कि उसने ईरान पे जंग करना है, उसने पूरी ये चालें चली, ईरान उसमें अंधा हो गया, और अमेरिका ने आराम से 24 घंटे के अंदर जंग करने के खामनी को मार डाला। ठीक, डीके साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। मौजूदा स्थिति को हम ले लें, मौजूदा जिस तरीके से तनाव वाली स्थिति बनी हुई है, क्या ये सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इस तरह के हालात बने? क्योंकि जो शर्त अमेरिका की तरफ से रखा गया था उसमें भी सबसे नंबर 1 पर न्यूक्लियर प्रोग्राम भी था, या फिर जो क्षेत्र स्थिति है उसकी वजह से इस तरह के हालात बन गए? जय हिंद तरन्नुम जी और सभी लोगों को। कल तरन्नुम जी आपसे बात हो रही थी, कल या परसों बात हो रही थी, तो मैं बार बार ये चीज कह रहा था कि न्यूक्लियर डील तो ऑलरेडी हो चुकी है। जो बॉडी लैंग्वेज, जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे मसूद प्रेसिडेंट की तरफ से,
और जिस तरह से कल अब्बास जी ने बोला कि फतवा जारी कर दिया गया है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, इससे ज्यादा ईरान के सुप्रीम कमांडर को और कुछ आश्वासन नहीं देना था, बस एग्रीमेंट साइन करने थे। तो जिस तरह से कहा गया, तो मैंने बोला कि जो चीजें अमेरिका चाह रहा है वो पर्दे के पीछे देखिए हो साहब, और चुका आपने है। ये भी कहा था कि ईरान जो है वो कोई कदम नहीं उठाएगा, झुकेगा, झुक जाएगा, ईरान झुक जाएगा, लेकिन इस तरीके जी। से हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे, हमने इस पर भी बात की थी। हाँ हाँ, तो हमने हमने ये भी कहा था कि डॉक्ट्रिन जो है अमेरिका की, जो पिछले 10-12 साल चल रही, युद्ध की नहीं चल रही है, वो युद्ध से दूर जा रहा है। और अगर युद्ध हुआ भी तो बहुत कैलिब्रेटेड होगा और सिलेक्टेड पर्सन के लोग। देखिए वर्टिकल्स जो है इस समय ईरान के, आईआरसीजी के सीजी के जो है चीफ मारे जा चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर मारे जा चुके हैं। कल अटैक हुआ था प्रेसिडेंट मसूद के बंगले पर भी, वो बच गए। और उसके बाद खुमैनी के बंगले पर कल ही अटैक हो चुका था। बॉडी लैंग्वेज क्या कर रही थी उनकी, अब्बास जी की, कि मुझे अभी तक जो सूचना मिली है, मुझे जो जानकारी है, उसके हिसाब से मारे नहीं गए हैं। इसका मतलब जब फॉरेन मिनिस्टर जो हर चीज पर, हर नाके पर है, वो अगर वो बॉडी लैंग्वेज, तो मुझे कल ही लग गया था खुमैनी जी मारे जा चुके, बस उसका आधिकारिक घोषणा होनी थी। इजराइल ने कल ही कर दिया था। तो ये जो कैलिब्रेटेड है। और मुझे लगता है इस वर्टिकल में 2-3 और नाम बचे हैं, अब्बास, मसूद और जो वहां के गृह मंत्री है मोमून जो नाम है। लेकिन अब्बास का मुझे जहां तक लग रहा है, जो वो मुझे लग रहा है कि एक नॉर्मल सॉफ्ट करके मीडिएटर के रूप में बने रहेंगे। उन पे सॉफ्ट कॉर्नर रह सकता है अमेरिका का, लेकिन अभी मसूद को और ममून को मारा जा सकता है। जब ये सारे वर्टिकल खत्म हो जाएंगे तो अपॉइंट करते रहिए कि आईसीसी चीफ करते रहिए, कुछ भी करते रहिए। अमेरिका को जो हासिल करना था वो पिछली बार उसने जो है B2 से पूरे 5-6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट को डिले कर दिया था। इस बार लीडरशिप को खत्म कर दिया। अब वो अमेरिका की जो CIA सारे काम कर रही होंगी कि जो उपद्रव, कल हम परसों बात कर रहे थे, उपद्रव अंदर से उभर जाए, ताकि जो है सत्ता हस्तांतरण हो जाए और हमारे हिसाब से सरकार अमेरिका के अंदर आ जाए। तो ये सारी चीजें जो थी, और मुझे नहीं लगता कि 4 या 5 दिन ज्यादा युद्ध चलेगा। और सऊदी अरेबिया वगैरह पे अटैक करके ईरान बड़ा मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि उनकी संप्रभुता पे अटैक कर रहा है। अब वो लोग भी रिटेलिएट करना शुरू करेंगे। उन सब परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज शाम तक या कल शाम तक कोई न कोई समझौता हो जाएगा और इस पे, और उसके बाद जो है कहीं न कहीं अमेरिका और इजराइल जो है शांत हो जाएंगे। जी ठीक, हिमांशु जी मैं आपके पास ही आऊंगी। आपसे समझना चाहेंगे कि इजराइल में जो हालात बने हैं वो भी किसी से छुपे नहीं है। इजराइल अमेरिका दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। आखिर इजराइल इतनी सख्ती क्यों दिखा रहा है कि जो उसके देश में जो हालात बने हैं वे क्या वो छुप जाए? नहीं, देश में बन रहे हालात की बात इजराइल की तो करें हम, मगर उससे पहले हमें एक चीज समझनी जरूरी है। देखिए, मोदी जी इजराइल से वापस आए, उसके 48 घंटे के अंदर इजरायली सेना से, इजराइल से ऑफिशियल निवेदन आता है कि हमने जॉइंट ऑपरेशंस के तहत, यूएसए के साथ जॉइंट ऑपरेशंस के तहत ईरान के कुछ शहरों के ऊपर बमबारी की है। सिलेक्टेड टारगेट हिटिंग। वो सिलेक्टेड टारगेट हिटिंग में डिफेंस मिनिस्टर मारे गए, आईआरजीसी के चीफ मारे गए और खोमेनी भी मारे। अभी देखिए, ये सिलेक्टेड टारगेटेड मतलब क्या है कि उन्होंने बहुत पहले से बता दिया था ईरान की ये जो रिजीम है उसको वो बदलना चाहते हैं। बीबी नेतन्याहू ने बहुत स्पष्ट कर दिया था। और इसका जवाब देखिए, लोगों को लगता था कि ये भी नूरा कुश्ती हो रही है जो पहले हुई थी। ये नूरा कुश्ती नहीं है, एक चीज समझ लो, क्योंकि ट्रंप के खुद के हालात यूएस के अंदर कुछ पतले हैं, तो उनको कहीं ना कोई विक्ट्री दिखा के लोगों के दिमाग को, अमेरिकन लोगों के दिमाग को टारगेट करना है। देखिए, इजराइल तो लैंड मास बहुत छोटा सा है, 22,000 वर्ग किलोमीटर का एक देश, वो कितने मिसाइलें सह सकेगा? आयरन डोम होने के बावजूद कितने मिसाइलें सह सकेगा? लास्ट टाइम भी उन्होंने काफी सहन किया था, इस बार भी हाइफा में, तेल अवीव में आप देखो तो जो नुकसान और खुआरी हो रही है वो काफी ज्यादा हो रही है। बट वो कोलेटरल लेने के लिए इजराइल तैयार है। मगर उन्होंने जो प्लान बनाया था, ये जो जॉइंट ऑपरेशन बनाया था, उसमें एक सोचने वाली बात यह है कि ऐसे वक्त में पिछले वीकेंड से बातें हो रही थी कि कभी भी ईरान के ऊपर हमला होगा, मगर पूरा एक हफ्ता नहीं हुआ। उसकी वजह थी मोदी जी का डिप्लोमेटिक विजिट। मैं ये भी मानने को और ये भी बताने को तैयार हूं कि मोदी जी को कुछ ना कुछ पता था। वैसी ही बात आप देखिए तो मार्क कार्नी, कनाडा के पीएम, उसी इलाके से होते हुए भारत कल लैंड हुए हैं और ये दोनों सुरक्षित भारत में वापस आ गए। उसके बाद ये जॉइंट ऑपरेशन हो रहा है। एक तरफ
जहां से दुनिया का 40% ऑयल जाता है, वो हॉर्मुज स्ट्रीट को बंद कर दिया गया है, हॉर्मुज स्ट्रीट। अभी उसमें ये जो हमला चलेगा, इट विल गो इन वेव्स। अभी हम जब बात कर रहे हैं तब 2 वेव्स हो चुके हैं, और साथ में मैं आपको कहूं कि दूसरी तरफ हमारी वेस्टर्न बॉर्डर के बाहर और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में जो हो रहा है वो भी मुंडूरा कुश्ती नहीं हो रही है। आपको मैं एक विजुअल की याद दिलाता हूं, सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन है कि इजरायली F-15 तेहरान और इस्फहान जैसी जगहों पर बहुत आसानी से उनके एयर में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये हो गया कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो जो बात कर रहे थे S-300 की, वो पूरी तरह नष्ट हो चुका है या ऑपरेटिव नहीं है। उसके अवेज में उन्होंने लास्ट ईयर ही चाइनीज HQ-9 और HQ-5 और ऐसा कुछ लगाया हुआ था, मगर वो कारगर नहीं साबित हो रहा। अभी ऐसी स्थिति में ईरान के लिए आयतोल्ला खोमेनी गए, उनके बेटे को उसकी जगह पे ऑन द स्पॉट बैठा देना। दूसरा, वेस्ट एशिया के 8 देशों के ऊपर जो अरब लीग के देश है, सऊदी अरेबिया ले लो आप, UAE ले लो आप, बहरीन ले लो, कुवैत ले लो, कतर ले लो, ये सब देशों के ऊपर जहां उनके अंदर जहां पर अमेरिकी एयर बेसिस है, अमेरिकी नेवल बेसिस है, उसके ऊपर हमला करना, ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ईरान इज ऑल्सो विलिंग टू गो टिल द एंड। क्योंकि ट्रंप जी ने जो शर्तें रखी थी कि 48 घंटे में मेरी शर्त मान लो, आपका जो 60% एनरिच यूरेनियम है वो 400 का 400 किलो वापस कर दो, आप कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं करेंगे, ये सब कुछ ईरान मानने वाला नहीं था। ये भले बहरीन के मिनिस्टर कुछ भी कहते जाए, मगर ईरान ने ये चीज तय कर ली थी, क्योंकि ईरान की तकलीफ है, ईरान की इस रजीम की तकलीफ यह है, उनको उनकी पब्लिक से पूरा का पूरा जन समर्थन प्राप्त नहीं है। अफगानिस्तान पे जब पाकिस्तान हमला करता है तो अफगान पूरी प्रजा अफगान तालिबान के साथ में खड़ी है। जब उससे विपरीत हमने वो विजुअल्स भी देखे कि जहां पर सिलेक्टेड टारगेटेड बॉम्बिंग हो रही है इजरायली और अमेरिकी फोर्सेस की, और ईरान के लोग की हंसी दिख रही है। लोग जो भी वीडियोस बना रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो आए गए, वो AI के वीडियोस नहीं थे, उसको फैक्ट चेक करके भी देख लो, तो वो बोल रहे अपनी भाषा में बता रहे हैं कि देखो ये गए, मतलब रिजिम के साथ में पूरी आम जनता नहीं है। ऐसी स्थिति में फुट ऑन द ग्राउंड, हमारे भाई साहब बड़ी अच्छी तरह बता पाएंगे, हमारे पैनल में जो हैं, जो लश्कर के साथ में जुड़े हुए हैं, कि जब तक आप इतने बड़े देश के अंदर फुट ऑन द ग्राउंड नहीं देंगे, मतलब सोल्जरों को नहीं उतारेंगे और फिजिकल फाइट, काइनेटिक फाइट, हवाई हमले होते रहेंगे, वो रिजीम को इतना वीक करना चाहते हैं, इतना निसहाय करना चाहते हैं कि रिजीम खुद ना खुद चली जाए, और इसमें टारगेटेड किलिंग होगी। और ये टारगेटेड किलिंग, यानी कि कुल मिलाकर आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी। JS साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। अगर हालात समझ लीजिए और भी ज्यादा खराब होते, क्योंकि ईरान की तरफ से भी बार बार इजराइल पर अटैक किया जा रहा है, इजराइल ने अपने नागरिकों को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया है, इजराइल डिफेंस फोर्स भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। अगर सैन्य संतुलन की बात करें तो वो किसके पक्ष में रहेगी, इसको अगर आप विस्तार से बता पाए। तरन जी, सैनिक पढ़ाई में सिखाया जाता है कि अटैकर टू डिफेंडर रेशो, यानी जो हमला करता है जो अपने आप को बचाता है, अटैकर टू डिफेंडर रेशो, वो जमीनी इलाके में, प्लेन्स में कम से कम 3:1 होना चाहिए। ईरान के पास 6 लाख सैनिक हैं, 3.5 लाख उनके रिजर्व है, तकरीबन 10 लाख सैनिक ईरान के पास है। इजराइल के पास तकरीबन 2 लाख सैनिक है, अमेरिका के पास 10 लाख सैनिक है। तो ईरान के 10 लाख सैनिकों के लिए इजराइल और अमेरिका को कम से कम 30 लाख सैनिक चाहिए होंगे, और 30 लाख सैनिक तो दोनों देशों में मिला के भी नहीं है इस वक्त। दूसरी बात, इजराइल ईरान से 1600 किलोमीटर की दूरी पे है, अमेरिका तो और भी दूरी पे है। तो जैसे हिमांशु जी ने बिल्कुल सही आंकलन किया, ये रेजिम चेंज तभी हो सकेगा अगर वहां पे अमेरिका और इजराइल अपने सैनिकों को जमीन पे भेजे ईरान में, जो कि ये दोनों देश कभी करेंगे नहीं। तो इसलिए ये जो रेजिम चेंज होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, उन्होंने खामनी को मारा,
24 घंटे के अंदर खामनी का बेटा सुप्रीम कमांडर बन गया। अगर वो मोर्तजा कोई भी आज मार देंगे तो 24 घंटे के अंदर कोई और आ जाएगा। डेफिनेटली ईरान को नुकसान जी साहब, ये भी समझाइएगा कि ईरान ईरान की मिसाइल क्षमता और ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत है, इस पर भी एक बार फोकस करिएगा। तरन जी, ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो दुनिया की सबसे अच्छी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में से एक मानी जाती हैं। ईरान के पास जो मुजाहिद और शाहिद 136 ड्रोन है वो भी दुनिया के आधुनिक ड्रोनों में से माने जाते हैं, बल्कि रूस ने ईरान के बने हुए ड्रोन्स का बहुत भारी इस्तेमाल किया है यूक्रेन के युद्ध में। तो डेफिनेटली ईरान की भी सैनिक क्षमता बिल्कुल खत्म नहीं है, वो भी एक फटीचर देश नहीं है वेनेजुएला की तरह, उसके पास भी सैनिक शक्ति है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हाँ उस आकार में ना हो जिस तरह से इजराइल और अमेरिका टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली एडवांस्ड है, लेकिन ईरान भी एक जवाब दे रहा है। हमने पिछले साल भी देखा, इस साल भी देखा, लगातार ईरान हमले करते जा रहा है। बल्कि पिछले महीने 20 जनवरी को ईरान के विदेश मंत्री अगराची ने कहा था कि अगर अमेरिका हम पे हमला करेगा, हम तुरंत अमेरिका के सैनिक अड्डों पे हमला करेंगे। कल सुबह जैसे अमेरिका और इजराइल ने हमला शुरू किया, कुछ मिनटों के अंदर ईरान ने मिडिल ईस्ट के 14 अमेरिकी सैनिक अड्डों पे हमला करना शुरू कर दिया। डेफिनेटली ये लड़ाई जल्दी खत्म होती हुई मेरे को दिख नहीं रही। ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब अमेरिका और इजराइल पीछे होंगे। अब तो बिल्कुल टक्कर है वहां पे, और ईरान भी जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, ये अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक मैं आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा तनम जी, 8 जनवरी को इसी साल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेना मुख्यालय पेंटागन को आदेश दिए थे कि हमला किया जाए 13 जनवरी रात को। 13 जनवरी सुबह जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी, तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी के मुखिया ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो अमेरिका के लिए बड़ी दिक्कतें होंगी। उस दिन तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को टाल दिया, लेकिन बाद में इजराइल के दबाव में यह हमला तो कल कर दिया, लेकिन इसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में हर सैनिक की मौत पे बवाल होता है। तब तो कोई पुष्टि हुई नहीं है कितने सैनिक मरे अमेरिका के। जैसी पहली अमेरिकी सैनिक की लाश अमेरिका आएगी, वहां पे बवाल होना शुरू हो जाएगा। ठीक, बीके साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं कि किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट है। क्या लगता है कि ब्लॉक पॉलिटिक्स वाली स्थिति बन चुकी है? जी जी जी, देखिए मुझे बहुत क्लियर पिक्चर दिख रही है ईरान की, क्योंकि अभी तक 47 साल के अंदर ईरान के अंदर ऐसा हुआ नहीं। इसके पहले भी रजीम चेंज जो हुआ था, जो वहाँ के जो रुहुल्लाह ख़ुमैनी जो थे वो भी एक नेचुरल डेथ से मरे थे, और उसके बाद जो है इसके बाद इनके पुत्र आए, उसके बाद इनके बेटे को बना दिया गया। लेकिन अभी जो पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से जो अगेंस्ट ईरान, पहले क्या होता था, बराक ओबामा और जो क्लिंटन थे वो मिडिल ईस्ट में सबको अपीज कर रहे थे, मतलब सबको बैलेंस लेके चल रहे थे। लेकिन ट्रंप इज वेरी क्लियर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रंप इज वेरी क्लियर। ट्रंप के बारे में चाहे जो भी कोई मजाक उड़ाए, चाहे जो भी बात करे, इज वेरी मैच्योर्ड, वेरी क्लियर, और बातें वो जो करने हैं वो बताते नहीं। वो हमेशा बता तालाब में पत्थर फेंकते हैं, रिपल्स आप देखते रहो, काम मैं करूंगा। इज अ वेरी क्लियर पर्सन। जैसे उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हमास के खिलाफ इजराइल को फुल सपोर्ट दिया। हमास 20 साल तक पॉलिटिकल पार्टी के जैसा रूल करता रहा पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन जो है बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, सब लोग जो सबको बैलेंस बना, सबको खुश करना चाहते थे कि ईरान भी खुश रहे, ओमान भी खुश रहे, कतर भी खुश रहे। लेकिन ट्रंप बोला नो, सिंपली फिनिश इट, और हमास फिनिश, हिजबुल्लाह फिनिश, और यमन में जो हुदीस को भी अमेरिका ने खुद ही टेकअप किया, और उसके बाद उनका समझौता हुआ, संधि हुई। और उसके बाद आप देखिए कितना क्लियर कट प्रेसिडेंट है। जिसके गोद में बैठा रहता था कनाडा, एक बार में आउट कर दिया। आज भी 37% उस पर टैरिफ लगा हुआ है। जो $200 बिलियन का उनको सब्सिडी दी जाती थी, एक बार में खलास। मैक्सिको से करना, उसके बाद नाटो को एक बार में बोल दिया पहले में कि नाटो को कि आपको अपना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, मैं नहीं जा रहा हूं आपको फंडिंग करने। यूएस एड मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न और नॉर्थ अफ्रीका कंट्री बंद कर दिया। तो इज वेरी क्लियर कि मुझे बस और बस अमेरिका के लिए करना है। ईरान, अच्छा डीके साहब, हमने देखा कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे किया और इस वक्त जो ईरान पर कर रहा है अमेरिका, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश भी दे रहा है बाकी मुल्कों को भी। जी देखिए, अमेरिका नहीं, मैं आपको तरुण जी कल मैं कुछ हिंदी मैथोलॉजी के बारे में बताया था कि दुनिया में, जैसा कि सोडी साहब भी बोले कि दुनिया में हमेशा ताकतवर की चलती है। तो वही मैं एग्जांपल दिया था कि महाभारत में भी जो है चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु को मार दिया गया था। वहां नियम नहीं थे,
ऐसी तरह से भगवान राम ने बाली को मारा छिप के, वो नियम नहीं था। लेकिन युद्ध में सब चलता है। विभीषण को नहीं बताना चाहिए था अपने भाई के बारे में, लेकिन उसने बताया भगवान राम को उसको सजेशन नहीं लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर हम नैतिकता चल, लेकिन युद्ध में सब चलता है। तो युद्ध में यहां भी चल रहा है, जिसकी पावर होगी वो रूल करता है दुनिया को। नेपोलियन ने पूरे ओल्ड यूरोप को डिस्टर्ब कर दिया, और उसके बाद जो कि यूरोप उसके बाद जो है इंग्लैंड और पावर में आए, और जर्मनी जब डिफीट हुआ तब रशिया और अमेरिका पावर में आए। अब उसके बाद जब चाइना ऊपर हो रहा है तो अब फिर से जो है अमेरिका को दिक्कत हो रही है। हाँ, तो अब इसी तरह से जब सुपर पावर का इवॉल्वमेंट होता है तो दुनिया में ऐसे ट्रांजिशन होता रहता है। इंडिया को भी उसी तरह ट्रीट करना है। तो यहाँ पे अमेरिका जैसा चाह रहा है, उसकी पावर है, उसके साथ डिप्लोमेसी है, इकोनॉमिक पावर भी है। और ईरान से तो उसकी आस नहीं। ईरान के भी जरा बेसलाइन जरा सा वीक थे इस मामले में, कि हमारा उद्देश्य ही खात्मा करना। अंदर रखो, कमरे के अंदर रखो, लेकिन बाहर नहीं बोलना है। जैसे इजराइल को हमको ज्यूज को हटा देना है। इससे क्या होता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में और ज्यूज में कहीं ना कहीं एक जहर था, और उसको भुलाने की कोशिश कर रहे थे। कभी भी मुस्लिम कंट्रीज को रिएक्ट नहीं करना अगर वेस्ट के खिलाफ, चुपचाप अपनी बात। जैसे मोदी जी है, बांग्लादेश में इतना कुछ हुआ, रिएक्ट नहीं किए, लेकिन आज देखिए परिस्थिति अच्छी बन रही है। मालदीव में इतना रिएक्ट किया, उन्होंने चुपचाप रहे, लेकिन मालदीव से अच्छे रिलेशन बन गए। नेपाल में चाइना का टेक ओवर था, वहां भी रिएक्ट नहीं किए, रिलेशन बना लिए। तो रिस्पॉन्स जब लीडर करता है तो रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पे भी मुस्लिम कम्युनिटी को भी एक देखना है कि रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन काम करना है। लेकिन ईरान यहाँ बार बार गलतियां कर रहा था कि वो रिएक्ट करना, धमकियां देना, तो कहीं ना कहीं वो जो है वेस्टर्न पावर को और नाराज करते जा रहा था। तो सब मिला जुला के अमेरिका का जो उद्देश्य था, मुझे लगता है कि अब इसका हो गया। अब जो टॉक्स चल रही होंगी, अभी तक मैं जो अब्बास का पढ़ रहा हूं कि अब्बास ने कल संपर्क साधा है अमेरिका से। तो जो हुआ, मतलब बात अब और चल रही है कि कैसे तुम्हारी शर्तों के हिसाब से हम काम करें। ये चीज रियल फैक्ट में, अदरवाइज अमेरिका इजराइल छोड़ेंगे नहीं जब तक, क्योंकि वो फाइनल कॉल कर रहे हैं। और चीजें जब पावर आता है तो बोलते हैं सूर्य नरमुन सबकी है रीति, बिन स्वार्थ कोई नहीं प्रीति। तो बिना स्वार्थ के प्रीति नहीं होगी। स्वार्थ यहाँ पे अमेरिका का अगर बढ़ जाएगा तो वो लोग ही कंप्रोमाइज करने लगेंगे। सोचिए कि पहले एक गोल्ड मेडलिस्ट, ईरान के एक गोल्ड मेडलिस्ट था जिसने कि IRCC के चीफ को मरवाया था पिछली बार मोसाद के थ्रू, वो गोल्ड मेडलिस्ट था ईरान का। तो चीजें बदलती हैं कि मोसाद, CIA, MI6 और बहुत सारी चीजें वहां पे लगी होंगी कि अब मैं इसको कंक्लूड कैसे करूं। तरन्नुम जी, हिमांशु साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसे कि DK साहब ने भी जिक्र किया इस बात का कि अमेरिका जो चाह रहा है वो कर रहा है, और वो जमीनी स्तर पर वो तमाम तस्वीरें दिख भी रही हैं। क्या आप लगता है कि कूटनीति का कोई रास्ता बचा है या फिर बंद है बिल्कुल? कूटनीति के रास्ते की बात करें उससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि देखिए, बीबी नेतन्याहू ने तो बोल दिया कि वी वांट अ रिजीम चेंज इन ईरान, मगर इसके पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा आशय क्या है? ईरान को खोखला करने के लिए क्यों करना चाहता है? देखिए, वेनेजुएला का हमें समझ में आता है कि वेनेजुएला के जो ऑपरेशन हुआ और ईरान का जो हुआ होगा वो एक नहीं है, बिकॉज वेनेजुएला इज नॉट ईरान एंड ईरान इज नॉट वेनेजुएला। ईरान में वेनेजुएला की तरह आप जाके एक दिन किसी को उठा के लाए, ये हो नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका अपना बल प्रयोग अपने हिसाब से करेगा, मगर उसका मकसद सबसे पहला क्या है? रिजीम चेंज के साथ में उसका दूसरा मकसद सबसे बड़ा यह है कि चाइना को कंटेन करने के लिए उसको जितना ऑयल ईरान से मिलता है, अपनी जरूरत का तकरीबन 15 से 20% ऑयल चाइना ईरान से लेता है। अभी वो ऑयल जब ब्लॉक हो जाएगा तो चाइना की डिपेंडेंसी आपको देखेंगे कि वो सोवियत यूनियन मतलब रशिया के ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी ऐसी स्थिति में ऑयल के भाव, अभी जैसे मैंने पहले बताया कि हॉर्मुज स्ट्रीट इज क्लोज्ड, अभी हॉर्मुज जब बंद हो जाएगा हॉर्मुज स्ट्रीट, तब होगा ऐसा कि विश्व का 40 से 50% ऑयल जो वहां से ट्रांसपोर्ट होता है वो सभी को तकलीफ होगी। मगर सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को होगी ईरान के साथ में युद्ध में, वो चाइना को। तो यहाँ सीधा बेसिक पॉलिसी यूएसए का तो सबसे बड़ा ये है कि उनको ईरानी ऑयल के ऊपर कब्जा चाहिए, और कब्जे से ज्यादा महत्व की बात कि ईरान चाइना से अमरीकी डॉलर में ऑयल नहीं बेचता था,
वो लोकल करेंसी में ट्रेडिंग होता था। ठीक है हिमांशु साहब, Chinese माफी के साथ currency। मैं आपको रोकना चाहूंगी, आऊंगी मैं आप सभी के पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। सऊदी क्राउन प्रिंस के हमले में भूमिका, वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से कहा गया मोहम्मद बिन सलमान की ईरान हमले में भूमिका रही है। तो ये बड़ी खबर, और इसीलिए ईरान जो है एकाएक करके अब कई बार अटैक कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त, एक और बिग ब्रेकिंग हम आपको बताते चले कि इस बीच ईरान के समर्थन में चीन भी आ चुका है। चीन ने ईरान पर हमले रोकने को कहा है, तुरंत मिलिट्री एक्शन रोका जाए, चीन की तरफ से कहा गया है। अब ईरान के पक्ष में जो है चीन खुलकर सामने आया है और चीन की तरफ से साफ तौर पर ईरान को समझाने की कोशिश हो रही है। चीन ने ईरान पर हमले रोकने को कहा है, तुरंत मिलिट्री एक्शन रोका जाए, चीन की तरफ से कहा गया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, लगातार इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं और ऐसे में चीन जो है अब खुलकर ईरान के समर्थन में आ चुका है। हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हिमांशु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, आप अपनी बात को प्लीज कंप्लीट करिएगा। या ये जो आपने दूसरी खबर दी ना कि चीन का निवेदन आया, ये लिप सर्विस है। रियल एक्शन क्या होगा आप देखिएगा। मैं इसीलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो हो रहा है ना, उसको भी इससे कनेक्ट करके देखता हूँ। मैं उसको अकेले आइसोलेशन में नहीं देख रहा। नहीं हिमांशु जी, अगर मान लीजिए इसमें चीन की भी एंट्री हो जाती है तो वॉर का एक नया कॉरिडोर खुल जाएगा। चीन की एंट्री खाली निवेदनों से हो रही है। चीन असल में ईरान को कुछ सहाय करेगा क्या? चीन ताइवान के ऊपर हमला करके या फिलीपींस के ऊपर हमला करके अमेरिका को दूसरे भाग में ले जाएगा? ऐसा कोई चीज नहीं, ऐसा कोई स्टेप चाइना लेगा नहीं। फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन में जो चल रहा है वो फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन में चीन नहीं आएगा। वो खाली निवेदनबाजी करेगा कि अभी ताबड़तोड़ हमला बंद होना चाहिए, दोनों बैठ जाओ। ये डिप्लोमेटिक बात है। मगर सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका जो कर रहा है वो चाइना का कर रहा है। और चाइना के लिए, चीन के लिए ऐसी लिप सर्विस, जिसे हम लिप सर्विस कहते हैं, जयशंकर जी ने भी दोनों तरफ बात की। ये गल्फ के देशों के ऊपर, वेस्ट एशिया के 8 देशों के ऊपर हमले हुए। दुबई के अंदर जहां अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे, वो 5 स्टार होटल के ऊपर हमला किया है ईरान ने। तो कैसे किया? सिलेक्टेड टारगेट जिसको कहते हैं वो ईरान भी करता है। ईरान की मिसाइलें भी जाके गिरी है। ये सऊदी क्राउन प्रिंस की भूमिका जो वॉशिंगटन पोस्ट बात कर रहा है, अरे सीधी कड़ी जोड़ लो आप। पहले सऊदी अरेबिया ने कहा था कि वी डू नॉट वांट वॉर, वी डोंट यूज अवर एयर स्पेस। अमेरिका को बोला था हमारी जगह का उपयोग करके आप ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। जैसे ही एक मिसाइल गिरी, क्राउन प्रिंस का निवेदन बदल गया, बोलता है आप हमारी एयर स्पेस यूज कर सकते हो ईरान के ऊपर हमले करने के लिए। तो वॉशिंगटन पोस्ट ये लिखता है, तो वॉशिंगटन पोस्ट को हम तवज्जो देते हैं, मगर हम एक्चुअल निवेदनों को नहीं देखते कि कौन क्या कह रहा था। अभी चाइना की ये लिप सर्विस आई। क्या चाइना अपने युद्ध पोत या अपनी डिफेंस सिस्टम अभी के अभी ईरान में तैनात करेगा? नहीं कर पाएगा और नहीं करेगा। उसमें वो गुर्दा नहीं है। आप ये चीज समझ लो, क्योंकि ये चाइना भी आ गया लिप सर्विस के हिसाब से। यूनो में जाके आप मुंह बरार करोगे, उससे कोई प्रश्न का हल होता है क्या? अमेरिका सुनेगा? यूनो में जाके ईरान ने कुछ भी बोला या चाइना ने कुछ भी बोला, अमेरिकन वीटो आएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें ये जो डिप्लोमेसी के अंदर जो लिप सर्विस होती है ना, उसको आपको अलग निकालना पड़ेगा। निवेदनबाजी जिसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में, और ये निवेदनबाजी हर एक राष्ट्र करेगा। मगर असल में यूएई के प्रिंस ने भी बताया है, यूएई के रूलर ने भी बोला है कि वी रिजर्व द राइट ऑफ रिप्लाइंग बैक टू ईरान। देखिए, ईरान ने 8 वेस्ट एशिया के देशों के ऊपर हमला करके ये बात तो सिद्ध कर दी कि ही इज विलिंग टू टेक अप एवरीवन। मगर ये 8 देश, देखिए सब कोई सशक्त नहीं है मिलिट्री, मगर जो भी कुछ उनके साथ है, और उसके साथ में अगर अमेरिकन सपोर्ट मिल जाता है, अमेरिकन एयरबेस मिल जाता है। कतर के अंदर वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस यूएस का है। 2 युद्धपोत वहां बाहर खड़े हुए हैं। अगर सब एक युद्धपोत का जो मतलब ये होता है कि कम से कम पाकिस्तानी एयरफोर्स में कुल मिला के जितने विमान है ना, उससे भी ज्यादा विमान अब्राहम लिंकन के ऊपर होंगे शायद।
यानी अभी ऐसी कि स्थिति के कुल अंदर मिलाकर हिमांशु साहब आने वाले समय में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसके कभी लिए भी और हाँ, थोड़े दिन जिसके तो लिए होगा। सभी मुल्कों को तैयार रहने की जरूरत है। जे साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्या लगता है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, साइबर वॉर और प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए भी लड़ाई लड़ी जा सकती है? देखिए तनन जी, साइबर वॉर तो ऑलरेडी कब की पहले शुरू हो गई होगी, क्योंकि आज के आधुनिक युग में साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, ये तो थल सेना, वायुसेना, नौसेना के इस्तेमाल से ही पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि अब युद्ध का पूरा जो चरित्र है वो बदल चुका है। अभी फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस डॉक्ट्रिन तकरीबन हर देश इस्तेमाल करता है। जहां तक बात है मिलिशिया की, ऑलरेडी हिजबुल्लाह हो या हूती हो, उन्होंने तो ऑलरेडी कल बयान दे दिए कि वो ईरान के समर्थन में आएंगे और छुटपुट हमले शुरू भी हो गए उनकी तरफ से। तो ये मिलिशिया प्रॉक्सी भी ईरान की मदद के लिए पूरी तरह से आगे आएंगे। अब सारा जो खेल है वो खेल अमेरिका और इजराइल पे आके टिकता है कि ये कितनी देर तक इस खेल को खेलना चाहते हैं। ये दोनों देश कितने सैनिकों, अपनी देशों के कितने सैनिकों के मरने की सीमा ये तय करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चला डेफिनेटली दोनों देशों को दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया दोनों इजराइल और अमेरिका जमीनी रास्ते से बहुत दूर है ईरान के साथ। दोनों देशों का कोई कॉमन बॉर्डर नहीं है जैसे भारत पाकिस्तान का है। तो डेफिनेटली ये अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा एक चुनौती का समय है। हाँ, उन्हें सफलता मिलेगी, वो कई और ईरान के अंदर नुकसान कर पाएंगे और बड़े बड़े नेताओं को मार पाएंगे, लेकिन ईरान पे जो उनका रेजीम चेंज का जो सपना है या ईरान पे नियंत्रण का जो उनकी मंशा है वो उनको सफल होते हुए मेरे को तो नहीं दिख रही इस वक्त। ठीक है, डीके साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि अब क्राउन प्रिंस सऊदी अरब की इसमें भूमिका रही है, इसका भी नाम सामने आ चुका है। चीन अब खुल के ईरान का सपोर्ट कर रहा है। क्या लग रहा है, सिर्फ चीन बोलने के लिए सपोर्ट कर रहा है या वाकई बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रहा है? डीके साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, प्लीज ऑडियो अनम्यूट करिएगा। यही एक थैंक यू हिमांशु जी, तरन जी, यही एक दुर्भाग्य है विश्व स्तर पे कि ईस्ट हेजमोनी और वेस्ट हेजमोनी में, देखिए ईस्ट हेजमोनी क्यों नहीं बन पा रही दुनिया में। चाइना के अपने चाइना कहीं रसिया से टक्कर ले रहा है अंदर अंदर, बाहर नहीं, बाहर दोस्त हैं। इंडिया को किसी भी फोरम पे हो जहां पे प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा वैल्यू रही, जैसे ब्रिक्स में देखेंगे पीएम मोदी को ज्यादा वैल्यू मिलने वाली थी लुलू साहब से, तो वहां चाइना नहीं गया। भारत के प्रधानमंत्री जहां भी उनको वैल्यू मिलेगी वहां पे नहीं जाएगा। तो ये सब जो इंटरनल है, इसी की वजह से वेस्टर्न पावर जो है आज भी एक स्टेप बना के रखे हुए है, और यूरोप और इनकी क्रिश्चियनिटी के साथ साथ इनकी जो इकोनॉमिक पावर है, और दोनों देखिए जो वहां होता है जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां ज्यादा पैसा होता है सुमति होती है वहां पैसे भी आते हैं, सब कुछ राय भी अच्छी बनती है। जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना, तो यहाँ पे कुमति है जो पूरा है। तो चाइना और रसिया, एक सिंपल लॉजिक है कि रसिया क्यों आएगा। रसिया ऑलरेडी 2.5 साल से न कोई बेचारा इनोवेशन कर पाया है, न कोई बड़ा काम कर पाया है। वो नाटो से लड़ रहा है, यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, वो नाटो से लड़ रहा है। हाँ, और उसके बाद जो चाइना, नेपोलियन ने चाइना के बारे में बताया था कि चाइना सोता हुआ शेर, उसको जगाओ मत। इट इज रिटन बाय नेपोलियन। तो चाइना सोता हुआ शेर है। अब चाइना को अगर जगाओगे तो वो अमेरिका को टक्कर दे देगा, और अच्छी तरह से। हालांकि टेक्नोलॉजिकली अभी बहुत पीछे है, इंडस्ट्रीज में आगे चल रहा है इस समय उससे। तो सब मिला जुला के चाइना बिल्कुल रिस्क नहीं लगा कि जो इकोनॉमिक पावर के सुपर जेट पे बैठा हुआ 20 ट्रिलियन के, उसको डिस्टर्ब हो। यही अमेरिका नहीं चाहता, इसलिए अमेरिका ज्यादा लंबा इस युद्ध को नहीं खींचेगा। यही भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा किया, पाकिस्तान में कैलकुलेटेड अटैक करके उसके बाद आके 8.2 का जो है अगला तिमाही में उन्होंने। तो डीके साहब, ये तमाम जो मुल्क है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, सिर्फ घी भी नहीं डाल रहे हैं, अपना अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, लिप सर्विस कर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे इंटेलिजेंस दे रहा हूं। भारत वो बोलेगा कि नहीं सब लोग शांति से रहो, चाइना बोलेगा कि मैं उनके साथ हूं। लेकिन सही बोले हिमांशु जी की आज एक रिकॉर्ड भेजा, कल प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के थे उनका एक बयान आया, बोला कि हमारे जो जहाज है लड़ रहे हैं। इस तरह से आना होता है मैदान में। और रसिया भी बोलेगा कि इंटरनेशनल के खिलाफ है। और बहुत सारे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मिडिल ईस्ट में, और ये मिडिल ईस्ट की बात नहीं करो तरुण जी, मुस्लिम जगत का जो अफ्रीकन कंट्री भी है, ये हमेशा टॉय बना रहा है यूएस और ईस्टर्न पावर के अंदर। जब तक उन लोग अगर एक साथ होके चीजों को दरकिनार नहीं करेंगे तब तक हेजमोनी खत्म नहीं कर। आज ईरान है, पहले सीरिया था, उसके बाद अगर बीच में कोई और देश अगर होगा तो उसके खिलाफ भी फिर ऐसे प्लॉटिंग करेंगे। ईरान में बस ये वेट कर रहे हैं कि मेरे हिसाब की सरकार आ जाए, उसके बाद दूसरा कोई कंट्री बोलेगा। तो ऐसे यूएई का
सऊदी अरबिया का, ईरान का, तुर्की का, मिडिल ईस्ट में बहुत एक दूसरे से कट थ्रोट कंपटीशन। तुर्की बिल्कुल नहीं ईरान को चाहता, ईरान बिल्कुल नहीं सऊदी अरबिया को चाहता, सारे खलीफा बनना चाहते हैं। अगर सब केवल अगर एक क्रिश्चियनिटी के सब जैसे यूरोप हुआ, अगर कोई मोहम्मद साहब को मानना शुरू करता है, उन्हीं के बात को सुने तो शायद एक हो जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं मिडिल ईस्ट में एंटर करने की। लेकिन सब एक दूसरे के पैर से जमीन खींचते रहते हैं। तो ये दुर्भाग्य है वेस्टर्न पावर का, और यही दुर्भाग्य है ईस्टर्न पेरिफेरी का, जो कि चाइना, भारत, अमेरिका, जापान, कोरिया, जितने भी देश हैं, कोई जापान के साथ है, कोई अमेरिका के साथ है, कोई अपना खुद का हेजेमनी बनाना चाहता, भारत अपना भी एक अपना कद को इंटरनेशनल पावर शेयर में उठाना चाहता। तो ये एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी है जो हम लोग के सामने दिख रही है। जी तरन्नुम। ठीक है हिमांशु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। अब डीके साहब को भी हमने सुना, कई चीजों का उन्होंने जिक्र किया। क्या वाकई लगता है आपको कि संयुक्त राष्ट्र भी अब कमजोर हो चुका है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बात करें ना, तो वो एक 80 साल की बुढ़िया हो गई है, रिडेंडेंट बॉडी जिसे हम कहते हैं। ज्यादा करके ये संयुक्त राष्ट्र की जहां तक बात आती है, मैं नहीं समझता संयुक्त राष्ट्र में कोई मसले को हल किया जाएगा। हमें तो ये सीधा समझ में आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र तो एक लिप सर्विस, वो सबसे बड़ा लिप सर्विस हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र से कुछ नहीं होगा। अभी जो होगा वो मुझे तो ये दिख रहा है कि रिजीम चेंज की बात जब ये यूएस और इजराइल करके ऐसे हवा से गिरे हैं ऊपर ईरान के अंदर जाके, जहां तक फुट सोल्जर्स नहीं आएंगे रिजीम चेंज मुश्किल है। मगर ईरान के अंदर एक प्रकार का केओस खड़ा हो रहा है, और जो केओस खड़ा करने में इजराइल का और यूएस का बहुत बड़ा हाथ है। ईरान के दो तरफ से, एक बाजू पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, ईरान के बलूचिस्तान सिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ इराक की बाजू से, जब इस प्रकार का केओस खड़ा होगा तब ईरान के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति, आपको याद होगा कि ईरान के अंदर कितने लोगों को मार दिया था अभी थोड़े महीने पहले ही ये रिजीम ने। तो रिजीम के प्रति एक गुस्सा है, और वो गुस्से को एनकैश करने की बात यूएसए और इजराइल कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए के लिए अपने बॉडी बैग, अपने सोल्जर्स की बॉडी बैग लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा हिमांशु जी, एक चीज और समझेंगे, क्योंकि हाल ही में हमने वो तस्वीर भी देखी ईरान में, जब वहाँ ईरान के ही लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ, आयतुल्लाह अली खामनी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। क्या इसका भी फायदा अमेरिका और इजराइल को मिला है? यही फायदा वो लेना चाहते हैं। जब इनके सामने उतरे थे तो आपको पता है कि खमले की सरकार ने कितने लोगों को मार दिया था, अपने ही लोगों को। तो इसी चीज का फायदा लेके ईरान के अंदर एक केओटिक स्थिति पैदा करने की बात हो रही है। रिजीम चेंज अगर ईरान में होगा तो वो इंटरनल केओस से होगा, उसको ऊपर से मदद प्रोवाइड करेंगे ये एयर स्ट्राइक की वजह से। और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये जो बातें चल रही है ना, कोई समझौते की, कोई करार की, ये बातें होती रहेगी स्लो पेस के अंदर। एक बाजू बातें होगी, दूसरी तरफ ऊपर से मारेगी। और यही नीति यूएस बहुत सालों से हर जगह पे अपना रहा है। एक वक्त ऐसा था जब इराक में हो रहा था, लीबिया में हो रहा था, पिछले 20-25 सालों में चले जाओ तो क्या किया था, सदाम के पास से कौन सा मास मर्डर का वेपन मिला? कुछ नहीं। मगर सदाम के पास ये है करके, बिल्कुल हिमांशु जी, कुल मिलाकर ईरान में जो कुछ भी हुआ उसका सीधा फायदा जो है अमेरिका और इजराइल को हुआ। बने रहिएगा आप सभी, इसी भी चाहूंगी आपके पास एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान पर हमले का वीडियो जारी हुआ है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों से हमले का ये वीडियो है, जंगी जहाजों और टारगेट पर फायर किया गया है, और ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कल अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल दागे थे और उसकी वो खौफनाक तस्वीर जो है वो सामने आई है। आपको बताते चले कि बाकायदा सैटेलाइट तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो अमेरिका का ईरान पर हमले का वीडियो जारी हुआ है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों से हमले का ये वीडियो है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीर है। जंगी जहाजों और टारगेट पर फायर किया गया है, जिसकी खौफनाक तस्वीर सामने आई है। कल अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पे जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसके बाद से लगातार ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए डीके जेएस साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्टेट ऑफ हार्मोज भी बंद कर दिया गया है। वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा असर भी पड़ने वाला है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी आने वाले समय में चरमरा सकती है। तरन जी, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का 28% तेल आता है और 20% एलएनजी या गैस आती है।
भारत का 47% तेल की जो रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आती है। और मिडल ईस्ट में भारत के 9 मिलियन लोग रहते हैं जो डायस्पोरा के हैं। तकरीबन $50 बिलियन हर साल वो वहां से भेजते हैं ग्लोबल रेमिटेंसेज में भारत में। तो ये पूरी जो सिचुएशन हो रही है मिडल ईस्ट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, ये पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए भी बड़ी एक चिंतापूर्ण सिचुएशन है। लेकिन कल ही हमारी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम में एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि भारत के पास 74 दिनों का तेल है, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हर देश के पास 40-50 दिन का रिजर्व तो जनरली होता ही है। तो अगले 2-3 हफ्तों तक अगर ये युद्ध चला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये युद्ध महीने से ज्यादा लंबा चला तो डेफिनेटली पूरी दुनिया के लिए बहुत दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अमेरिका और इजराइल इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें। उनका जो मकसद था खामनी को मारना, जिसे वो आतंकवादी कहते थे, दुनिया का सबसे ईवल आदमी कहते थे, वो तो उनका लक्ष्य पूरा हो गया। अब ये जितना ये युद्ध को लंबा खींचेंगे अपने लिए तो दिक्कत करेंगे, पूरी दुनिया के लिए दिक्कत करेंगे। हमेशा कहते हैं कि रिटायर और लीव अ फील्ड ऑन अ हाई नोट, यानी जब आप अपनी सफलता के सबसे पीक पे हो तब आप वो फील्ड छोड़ देना चाहिए ताकि दुनिया आपको हमेशा के लिए याद रखे। एक फेलियर होके नहीं छोड़ना चाहिए। हमें आज तक हम बात करते हैं किस तरह से वियतनाम में चीन की पराजय हुई, किस तरह से अमेरिका का अफगानिस्तान में पराजय हुआ, किस तरह से अमेरिका का वियतनाम में डिफीट हुई। तो इस वक्त अमेरिका और इजराइल हाई पे, उन्होंने खामनी को, उनके रक्षा मंत्री को, IRGC के मुखिया को मार डाला है। उन्हें अब ये जंग जल्द से जल्द खत्म करनी चाहिए। बिल्कुल JS साहब, और लगातार वॉर फ्रंट की बदलती तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। वक्त की बेहद कमी है। JS साहब, DK साहब, हिमांशु साहब, आप तीनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का जन्मदिन पर न्यूज इंडिया से बातचीत की है उन्होंने, जहां उन्होंने देश भर से जन्मदिन की बधाइयां मिल रही है। अध्यात्म से सियासत तक कैसा रहा उनका सफर, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं।